आज 8 दिसंबर 2024। इसमें हमारे देश में गेहूं का फसल लगभग 15 से लेके 25 दिन 30 दिन का हो चुका है और हमारे देश के कुछ राज्यों में सीसेमिया इन्फ्लुएंजा नाम की एक खास कीट का प्रकोप हुआ है, जिसकी वजह से हमारे किसान साथियों को काफी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है। साथियों, ये कीट हर साल नहीं आता है, इसके लिए जरूरी है अनुकूल वातावरण की। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मौसम इस कीट को पनपने के लिए जिम्मेदार है, नंबर 1, और नंबर 2, हमारे किस खेत से इस कीट की शुरुआत होने वाली है। अगर ये सूचना हमारे पास पहले से रहेगा तो शायद ये कीट हमारी फसल को नुकसान करे, इससे पहले हम कीट प्रबंधन करके अपनी ये जो गेहूं का फसल है, इस फसल से अच्छी उपज ले सकेंगे। तो आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है सीसेमिया इन्फ्लुएंजा, यानी गेहूं के तना छेदक सुंडी, गेहूं के तना छेदक गुलाबी सुंडी। अगर एक हम ब्रॉडर पिक्चर देखने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे देश के अलावा गेहूं उगाने वाले दुनिया की लगभग सभी देशों में, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, जापान, श्रीलंका, लगभग सभी देशों में यह काफी आर्थिक हानि पहुंचाता है। अगर इसकी मैं पसंदीदा भोजन की बात करूं तो धान, गेहूं, गन्ना, मक्का, बाजरा, ज्वार, इन सभी फसलों में काफी आर्थिक हानि पहुंचाता है। इसके अलावा इसकी अगर एक और होस्ट की बात करूं तो ये जो घास कुल है, सेजेस है, जो घास कुल के जो खरपतवार है, मोनोकॉट जितने पत्ते हम देख रहे हैं अगर कहा जाए तो इस तरीके की फसलों में या इस तरीके की खरपतवारों में ये अपना सरवाइव करता रहता है। अगर मैं इसकी एक और खासियत की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा पौधे का जो एक्सपोज जो पार्ट है, जैसे जो पत्तियां हैं, मैं अगर दिखाने की कोशिश करूं तो ये जो पत्तियां हैं, ये पत्तियों पे ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये क्या करता है, इसके तने के अंदर, आप देखिए इस तस्वीर को, ये पानीपत के सफेदों का मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2021 की तस्वीर है ये। तो यहाँ पे देखिए ये किस तरीके से अपना सुराग किया है और ये एक टनल बना के इसके जो तने के अंदर की अगर मैं बात करूं तो ये तने के अंदर रहता है और ये तने के अंदर जाके और वहां पे ये उसका जो भोजन है वहीं से ये भोजन लेता रहता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, डेड हार्ट होता है। अब मैं आपको पंजाब लेके चलता हूँ, देखिए किस तरीके से जो बीच का जो गोब है गेहूं का, ये सूख चुका है और इसकी प्रकोप कितना हुआ है। देखिए इस खेत को, ये खेत को लगभग कितने लंबा चौड़ा एरिया में, अगर मैं इस खेत की बात करूं तो देखिए इस खेत में कितना विशाल एरिया के अंदर ये नुकसान कर चुका है। यहाँ का जो गेहूं का फसल है नुकसान कर चुका है। ये वाला प्लॉट जड़ वाली सुंडी के साथ इतना खाली हो गया, ये देखो जहां से पूरा साफ हो गया और इसके साथ ही इसी के जे वाला देखो, उधर से कणक पूरी अच्छी खड़ी है, इधर से पूरा जो प्लॉट है सुंडी ने खाली कर दिया। ये एक ही खेत की तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये उसके साथ वाला आ गया एरिया, इसमें भी जहाँ देखो, जहाँ से तो सुंडी ने थोड़ा जड़ा है, इधर देखिए, ये देखो जहाँ खाली हो गया पूरा, इधर भी खाली हो गया और उसके साथ वाला क्योंकि थोड़ा ये देखिए वो उधरली तरफ से पूरा जो है खेत हरा भरा है, जहाँ पे पूरा खाली हो गया। अगर मैं कहूँ कि गांव बसा नहीं और भिखारी पहुंच गया तो शायद ये गुनाह नहीं होगा। अभी हमारा फसल मात्र 21 दिन का हुआ, अभी 21-22 दिन का हुआ है या 25 दिन का हुआ है। अभी इसके अंदर फीडर रूट तैयार हो रहा है और इसी समय हमारी फसल की बढ़वार लेने का समय है। इस क्रिटिकल स्टेज के अंदर देखिए ये हमारे फसल के अंदर कितना नुकसान किया है। अगर अनुकूल वातावरण की बात करूं तो हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट इसके लिए बड़ा अनुकूल होता है, यानी टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर रहे और साथ साथ अगर मॉइस्चर रहे जमीन के अंदर थोड़ा ज्यादा रहे तो ये इसके लिए अनुकूल वातावरण होता है। और ये जो पेस्ट है ये नॉक्टर्नल पेस्ट है, यानी रात के अंधेरे में ये नुकसान पहुंचाता है और इसका जो मौत होता है, ये मौत अपनी जीवन काल में लगभग 300 तक अंडे दे सकती है। इसको पहचानना बड़ा आसान होता है क्योंकि इसका जो फोरविंग होता है, जो ऊपर वाले जो पंख होते हैं वो थोड़ा ब्राउन कलर का होता है और नीचे वाले जो पंख होते हैं वो थोड़ा व्हाइटिश कलर के होते हैं। इससे इस मौत को आसानी से पहचाना जा सकता है। एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देना चाहूंगा कि कपास की फसल में जो गुलाबी सुंडी लगती है और गेहूं में जो तने के अंदर गुलाबी सुंडी आ रही है, ये दोनों बिल्कुल अलग है। कपास के अंदर जो गुलाबी सुंडी लगती है उसका नाम है पैक्टिनोफोरा गॉसिपाइला
और इसके अंदर जो गुलाबी सुंडी लग रही है इसका नाम है सिसेमिया इन्फेरेंस। देखिए, ये जो सुंडी है ये सुंडी हर साल नहीं आएगी। इसको आने के लिए क्या चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन चाहिए। बोले तो जिस साल सर्दी थोड़ा लेट आएगी उस साल ये सिसेमिया यानी गेहूं का जो तना छेदा गुलाबी सुंडी है उसके लिए ये अनुकूल होता है। अब ये तो रही किस साल ये सुंडी आएगी, कैसे हमें पता चलेगा? यानी हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन जिस साल मिलेगा, थोड़ा लेट सर्दी पड़ेगी, उस साल ये आएगा। अब आइए समझते हैं कि इस क्षेत्र में ये कीट का प्रकोप होगा, उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये उस क्षेत्र को सबसे ज्यादा पसंद करेगा जिस क्षेत्र में उसको एक के बाद एक पसंदीदा भोजन मिलता चला जाएगा। जैसे धान, गेहूं, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, जैसे जिन फसलों को बताया, जिन फसलों में आता है, अगर एक के बाद एक किसान इस तरीके की फसलों की बिजाई करता है, यानी क्रॉप रोटेशन अगर नहीं वो अपना रहा है, तो क्या होगा? इसको सरवाइव करने के लिए एक के बाद एक पसंदीदा भोजन मिलता चला जाएगा, तो उस क्षेत्र में आएगा। अब ये तो बात आई क्षेत्र की। अब किस खेत में आएगा ये कैसे हम समझेंगे? देखिए, धान की फसल में अगर मेरी बाली निकलते समय गोब में सुंडी लगी हुई थी, बोले तो हमारा धान अब कटाई की तरफ जा रहा है और उस समय धान के अंदर गोब में सुंडी लगी हुई है, मेरी जो बालियां हैं वो सफेद दिखाई दे रही है, उसके मुंह खुले हुए हैं, अगर मैं उसको बाहर निकाल रहा हूं तो उसके अंदर से सुंडियां अगर निकल रही है, और मेरी धान अब कटाई के कागार पे आ चुका है, तो पता चला हम उसके अंदर कोई दवाई नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अब तो हमारे धान कट जाएगा, अब दवाई लगाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो वहां पे क्या होता है, वो जो सुंडी थी धान की फसल में, उसको आगामी फसल गेहूं मिल जाता है जब हम गेहूं बिजाई करते हैं, तो वहां पे आने का संभावना रहेगा। एक और महत्वपूर्ण बात है, अगर हमने बासमती किस्म के धान लगाए हैं, तो बासमती किस्म में ये जो सिसेमिया है, ये बासमती किस्म को बहुत ज्यादा पसंद, तो वहां पे संभावना और ज्यादा रहता है अगर बासमती में बाली के टाइम पे सुंडी लगी हुई थी और हमने सही समय पे उसको नियंत्रण नहीं किया। एक और महत्वपूर्ण बात है, मान लीजिए हमने धान की कटाई कर लिया और धान की कटाई करने के बाद उसी के अंदर हमने फर्टिलाइजर और गेहूं का हमने छिट्टा दे दिया, बिजाई कर दिया, जैसे इस खेत के अंदर किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, बड़े बड़े हमारे जो पुराड़ी है, ये सारी हमारी फसल की जो अवशेष है ये सारी पड़ी रही। अब मान लीजिए इस खेत के अंदर लास्ट की सुंडी लगी हुई थी, हमने नियंत्रण नहीं किया, तो क्या होगा, यहाँ से ये माइग्रेट करके हमारे गेहूं की फसल में चला जाएगा। तो अगर ऐसा कोई खेत है तो उस खेत के अंदर हमारी जो ये सुंडी है, ये सुंडी आने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हमने अगर बहुत अगेती गेहूं का बिजाई कर दिया जब हमें नहीं करना चाहिए था, मान लीजिए हमने अक्टूबर लास्ट वीक में ही गेहूं का बिजाई कर दिया और वो सारी कंडीशन वैसे ही रही, पुरानी फसल के अवशेष रह गई, बड़े बड़े हमारे पुरानी फसल के अवशेष रह गए, हमारी उस समय गोब के अंदर सुंडी आई हुई थी, अगर सारी कंडीशन उसको मैच करता है तो वहां पे हमारी ये सुंडी लगने की संभावना काफी प्रबल रहेगी। तो ये रहा कि किस क्षेत्र में हमें ये सुंडी का प्रकोप दिखाई देगा और साथ साथ हम कैसे समझेंगे कि हमारी किस खेत में ये सुंडी आने वाली है। अगर ये जानकारी हमें पहले से रहेगी तो हम सही समय पर हम इस सुंडी से अपनी फसल को बचा पाएंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इस कीट के ऊपर हम नियंत्रण पा सकेंगे। एक ओवरऑल इंसेक्ट मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो मेरा पहला राय है, हम कोशिश करें फसल चक्र अपनाने का, ताकि इस कीट के जीवन चक्र के ऊपर हम नियंत्रण पा सकें। मेरा दूसरा राय है, निर्धारित समय पर ही गेहूं की बिजाई करें, ज्यादा आगेती गेहूं की बिजाई ना करें। मेरा तीसरा राय है, घास कुल के जो खरपतवार है जो खेत के अंदर मेड़ के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है, इस तरीके की खरपतवार को हम खेत के अंदर होने ना दें। मेरा एक और महत्वपूर्ण राय है कि पुराड़ी प्रबंधन जरूर करें, ताकि उस पुराड़ी के माध्यम से एक फसल से दूसरे फसल में यह न जा सके। एक और बड़ा महत्वपूर्ण राय मैं देना चाहूंगा कि जो चिड़िया है वो इसकी प्राकृतिक शत्रु का काम करती है, तो हम उसका भी फायदा ले सकते हैं। तो उसको लेने के लिए क्या करना है, हमें खेत में जो हम पानी लगाते हैं, जो इरिगेशन करते हैं, ये पानी हम सुबह के टाइम पे या दिन के फर्स्ट हाफ में, दिन के टाइम पे हम पानी लगाएं, ताकि ये जो सुंडियां हैं ये सुंडियां बाहर निकल के आए, काफी सारी सुंडियां बाहर निकल के आए। और चिड़ियों को दावत देने के लिए हम इस तरीके से टी बना के रखें, दो डंडा लेकर, दो लकड़ी लेकर हम खेत में जगह जगह पे बना दें, ताकि हमारी चिड़िया आके बैठ सकें और वो इसके नेचुरल एनिमी का काम कर सकें। अगर मैं केमिकल मैनेजमेंट की बात करूं तो CIB-RC के गाइडलाइन के हिसाब से मेज की फसल में इस कीट के लिए क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5% SC को रिकमेंड किया गया है। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए हम डायमाइड केमिस्ट्री के ऊपर जा सकते हैं, जैसे क्लोरेंट्रानिलिप्रोल के ऊपर जा सकते हैं। 2021 में सफिद्दो में मैंने काम किया था इस कीट के ऊपर, और वहां पे मैंने फुराडन 3G 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल किया था और वहां पे हमें काफी अच्छा रिजल्ट मिला था। अब
केमिकल तो हो गया, हमें क्या लगाना है, लगाना कैसे है ताकि बेस्ट रिजल्ट मिले, आइए उसके बारे में मैं बात करता हूँ। अच्छा रिजल्ट लेने के लिए मैं राय दूंगा कि क्लोरेंट्रेनिलिप्रोल या कार्बोफुरान फुराडान जो भी आपने लिया है, इसको अगर बालू, राख, रेत या मिट्टी में मिला के अगर ब्रॉडकास्टिंग किया जाए, छिट्टा दिया जाए, तो हमें बेटर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान देना है कि क्या पानी लगाने से पहले लगाना है न पानी लगाने के बाद लगाना है। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि अगर पानी लगाने से ठीक पहले क्लोरेंट्रेनिलिप्रोल या फुराडान 3G, कार्बोफुरान 3G जो भी आपने लिया है 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, अगर थोड़ा सा मिट्टी, राख, रेत, बालू किसी भी चीज में मिला के पहले मैं छिट्टा दे दूं और पीछे से अगर पानी लगा दूं, तो बड़े आसानी से जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है ये हमारी कीट तक पहुंच जाएगा और वहां पे हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैं राय दूंगा पानी लगाने के बाद लगाने के बजाय अगर पानी लगाने से पहले लगाएंगे तो वहां पे रिजल्ट बेटर मिलेगा। अगली साल के लिए मैं राय दूंगा कि जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमारे धान की फसल में फसल के अंतिम चरण में सुंडी लगी हुई थी और अगर हमने पुराड़ी प्रबंधन नहीं कर पाया, अगर हमें अगेती गेहूं किसी कारण से उस खेत में बिजाई करनी पड़ी, तो वहां पे आने की चूंकि संभावना ज्यादा रहेगी इस सुंडी का, तो उन खेतों के लिए मैं राय दूंगा कि अगर बिजाई के टाइम पे ही अगर 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम फुराडान लगा देते हैं तो शायद इस कीट के ऊपर हम अच्छा नियंत्रण पा सकेंगे। अंत में एक और बात बताना चाहूंगा कि आगे टेम्परेचर जैसे जैसे नीचे उतरता चला जाएगा वैसे वैसे ये सुंडी का प्रकोप कम हो जाएगा, क्योंकि ये मौसम उसके लिए अनुकूल नहीं होता है, तो इसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। तो आज बस इतना ही, बहुत जल्दी आपसे हमारी मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।